Hi and welcome to the Statistics and Probability for Data Science and Machine Learning। इस सेशन पे हम विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट को जानेंगे। प्रीवियस सेशन पे हमने विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट सिंपली देखा था विदाउट सम, जहाँ पर लॉजिक थी और देखी थी और अंडरस्टैंड किया था वो क्या है, फ़र्क भी जाना था। इस सेशन पे उस फ़र्क को रिकॉल भी करेंगे। तो प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने काई स्कोर से ये चीज़ें शुरू की। साइन टेस्ट फॉर द 1 सैम्पल 2 सैम्पल जाना, विल्कॉक्सन टेस्ट हमने देखा। अब हम विल्कॉक्सन के रैंक सम टेस्ट को देख रहे हैं। वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप यूट्यूब पर आने के बाद फ़ाद हुसैन CS से मुझे सर्च करने के बाद तमाम चीज़ें देख सकते हैं। तो फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। आने के बाद इसके प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद वो तमाम वीडियोस जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड या वो तमाम चीज़ें जो मैं अपने वीडियो सेशन पे यूज़ कर रहा होता हूँ वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पे, जहाँ पर आने के बाद तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। आप मुझे मेरे ब्लॉग पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकेंगे। डे टू डे आपको अपडेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट है क्या और ये किस तरह से डिफ़र करता है विल्कॉक्सन सिंपल टेस्ट को। तो प्रीवियस सेशन पे हमने विल्कॉक्सन साइन टेस्ट को जाना था और इसके प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व करके देखा था। और अगर मैं बिल्कुल प्रीवियस जाऊँ जहाँ पर हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग को स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि अल्टरनेटिव टेस्ट इसके क्या हो सकते हैं। यानी अगर मैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को किसी कर रहा हूँ तो उसका पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो इस वक्त हम इस टेस्ट को कर रहे हैं, मैन विटनी टेस्ट को, जो कि इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट के अल्टरनेटिव के साथ मौजूद है। तो डेफिनेशन पे इसका जिक्र भी आएगा, तो मैंने यही वजह है कि ये समझा। तो अगर आपने पैरामेट्रिक से चीज़ों को देखना शुरू किया है तो आप तमाम चीज़ों को बड़े आसानी से समझ सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें डेफिनेशन रिकॉल करना है इस चीज़ों की। सो विल्कॉक्सन रैंक सम कहता है कि जिसका जो सेकंड नेम है वो मैन विटनी यू टेस्ट भी है, इसी तरह विल्कॉक्सन रैंक सम कहा जाता है और मैन विटनी विल्कॉक्सन टेस्ट भी इसे कहा जाता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंट और द पेयर्ड अनपेयर्ड टेस्ट। ठीक है, जबकि हमने प्रीवियस एग्जांपल पे देखा था तो वो डिपेंडेंट या मैच्ड या पेयर डेटा था। ये जो होगा वो इंडिपेंडेंट और अनपेयर्ड डेटा होगा। सो दैट टेस्ट इज़ ऑफन परफॉर्म एज अ टू साइड टेस्ट, यानी टू टेल टेस्ट के तौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा होता है। Further, the procedure for the test involve pooling the observation from the two sample into combined sample। तो दो तरह के इसमें सैम्पल होंगे, लेकिन जब हम इसे प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होंगे अपने ऑब्जर्वेशन में, आप इसकी रैंकिंग करेंगे या डिफरेंसेस निकालेंगे तो उसको मर्ज करके या कंबाइन करके निकालेंगे। वो किस तरह से होगा भी एग्जांपल में देखेंगे। सो कीपिंग ट्रैपिंग ऑफ विच सैम्पल ईच ऑब्जर्वेशन कम फ्रॉम एंड देन रैंकिंग लोएस्ट टू हाईएस्ट फ्रॉम 1 to n+1 प्लस n2 रिस्पेक्टिवली, यानी लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हम रैंक करेंगे दोनों को मर्ज करने के साथ। डिफरेंसेस की बात करूँ तो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट इज़ यूज टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट सैम्पल, यानी जो टेस्ट अभी हम देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट टेस्ट को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि हम प्रीवियस सेशन पे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट जो हमने यूज़ किया था दैट इज़ यूज टू कंपेयर टू रिलेटेड सैम्पल, मैच सैम्पल और कंडक्ट अ पेयर डिफरेंट टेस्ट फॉर द रिपीटेड मेजरमेंट। तो ये जो प्रीवियस था उसमें हम रिलेटेड सैम्पल को कंपेयर करते हैं जो कि मैच्ड होता है या उस टेस्ट पे कंडक्ट करता है पेयर डिफरेंस पे जो कि रिपीटेड मेजरमेंट पे बेस करते हो ऑन अ सिंगल सैम्पल। दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सिंगल सैम्पल पे हो टू एसेस वेदर देयर पॉपुलेशन मीन्स रैंक डिफर, जबकि वो डिफर हो रहे हैं। तो अगर मैं रिकॉल करूं एजम्पशंस को टू सैम्पल टी टेस्ट के कंपेयरिंग फॉर द टू पॉपुलेशन मीन, जिस तरह अभी हमने स्टार्टिंग पे देखा, तो उसमें क्या होता था, द टू सैम्पल्स आर द इंडिपेंडेंट फॉर वन अनदर। बिल्कुल इसमें भी यही चीज़ें फॉलो होंगी। द टू पॉपुलेशन हैव इक्वल वेरिएंस और स्प्रेड, दोनों के जो वेरिएंस होंगे स्प्रेड होंगे वो सेम होंगे। द टू पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, टी टेस्ट के अंदर जो टू सैम्पल के होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन हम नॉन पैरामेट्रिक में ये चीज़ें रिकॉल करते हैं बार बार कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होती है, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन पैरामेट्रिक की तरह पैरामेट्रिक की तरह नहीं होता, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। फार्मूलाज़ की अगर हम बात करें तो इन तमाम फार्मूलाज़ को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जेड वैल्यूज़ हमारे पास सबसे मेजर होती है जिसके बेस पर हम जेड कैलकुलेटेड वैल्यू को जेड टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करते हैं और उसके बिहाफ पर देखते हैं कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर पाएंगे या रिजेक्ट। मीन मालूम करने का फार्मूला n+1 मल्टीप्लाई बाय
N1 प्लस N1 मल्टीप्लाई बाय N2 डिवाइड बाई 2 है। N1 यहाँ पर सैम्पल जो आपके पास A होगा, जिसको मैं SA लिख रहा हूँ, और N2 जो है वो सैम्पल B होगा, इनका काउंट है, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ U के फॉर्म पे भी हैं। U यहाँ पे U विटनी जो उसको कहा जा रहा है वही, इसीलिए उसको फाइंड किया जा रहा है N1 और N2 के बेस पर। R यहाँ पर रैंक डिफरेंस होगा, ठीक है, प्लस के लिए माइनस के लिए, ये भी हम एग्जाम्पल करेंगे, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे और उस स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तमाम चीज़ें जब निकल जाएंगी तो Z वैल्यूज़ के बिहाफ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा होगा। तो प्रॉब्लम समझते हैं, सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे एक एक करके कि किस तरह से चीज़ों को ये चीज़ें फॉलो कर रही हैं। तो विल्कॉक्सन रैंक सम पे अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सैम्पल्स आर इक्वल। तो दो हमारे पास जो है डेटा स्ट्रक्चर्स के मार्क्स हैं, दो सेक्शन है हमारे पास BS-CS के, ठीक है। तो DS और यहाँ पर भी DS है, ये इनके आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। तो इन मार्क्स की बिहाफ पर हमें देखना है कि जो इनके एवरेज हैं वो दोनों सैम्पल्स के सेम है, यूजिंग द लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस 5%। तो हमारे पास बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जो नल हाइपोथेसिस होगा वो एवरेज ऑफ सेक्शन A इज इक्वल टू एवरेज ऑफ सेक्शन B। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि एवरेज ऑफ सेक्शन A दैट्स मस्ट बी इक्वल टू एवरेज ऑफ section B, whereas alternative will be average of A is not equal to average of B. That's the very simplest thing. सबसे पहले हमने ये चीज़ें काउंट कर ली स्टेप नंबर 1 में। अब हमें विल्कॉक्सन रैंक सम के अंदर इन दोनों सेक्शंस के डिफरेंसेस निकालने होंगे और डिफरेंसेस के बिहाफ पर तमाम वैल्यूज़ फाइंड हो सकेंगी। तो ये सारी चीज़ें स्लाइड्स पे करना थोड़ा सा ट्रिकी है, कैलकुलेशन सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन सिंपलेस्ट वे पर जो रैंक और डिफरेंस है उनको हम एक्सेल पे पहले करते हैं और उसके बाद वापस स्लाइड पर आएंगे तमाम फार्मूलाज को सॉल्व करने के लिए। तो बैक टू द एक्सेल। ओके, तो एक्सेल में हम मौजूद हैं। सेम डेटा जो हमारे पास सेक्शन A BS CS डेटा स्ट्रक्चर के जो मार्क्स हमने एज्यूम किए थे, तो वो सेक्शन A के ये रहे और B के ये रहे। तो अगर मैं इनका काउंट देखूँ तो हमने काउंट के फार्मूले के ज़रिए से काउंट ले लिया, 6 A में है और B के अंदर 8 है, जो मेंशन यहाँ पर किया हुआ है मैंने। अब हमें क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा था कि ये अनपेयर्ड अनमैच डेटा के लिए होता है रैंक, विल्कॉक्सन रैंक सम, तो हम रैंक निकालेंगे। अब रैंक निकालने के लिए मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, यानी A और B को देखते हुए रैंक निकालना है। अगर मैं A और B के अंदर 36 को लीस्ट वैल्यू या कम वैल्यू मान रहा हूँ, तो 36 में दोनों को मिलाकर यही हो रहा है कि यही सबसे कम वैल्यूज़ है, तो हमने रैंक 1 इसे कह दिया। 52 यहाँ, तो इस बेस पे 50 ही सबसे लेस्ट वैल्यू आ रही है। 50 के बाद 53 लीस्ट है, यहाँ पर भी यहाँ मिलाकर तो थर्ड वैल्यूज़ हो रही है। अब फोर्थ वैल्यूज़ अगर देखा जाए यहाँ पर, तो 50 के बाद हमारे पास 63 बन रही है, लेकिन 63 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। अब हमें क्या करना होगा कि इस वैल्यूज़ को, यानी इसकी रैंक आनी चाहिए थी 4, या इसकी 4 आनी चाहिए, या फिर इसकी 5, यानी ये 4 होगा या ये 5 होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रैंक को मर्ज करने के लिए 4 और 5 का सम लेंगे और उसके बिहाफ पर उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने 1 2 3 वैल्यूज़ आ चुकी थी, 4 के लिए हमने ये काम कर लिया, जिस तरह से प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि 6 7 के लिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम लॉजिक को लेकर चलेंगे। तो 1 2 3 4 हो गया, 5 वैल्यूज़ हमारे पास 63 यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये और ये, तो इसका मतलब ये हो गया 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय वैल्यूज़ वाई, उस बिहाफ पर मैंने तीनों जगह पर वही वैल्यूज़ लिख ली। तो जब डिवाइड कर रहा हूँ तो वैल्यू आ रही है 5, तो 5 मैंने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 4th पे है, ये 5 5th पे है और ये 5 6th पे है। 6 तक की रैंकिंग हो चुकी है। अब बारी है 7 की। इसके बाद अगर आप वैल्यूज़ देखें तो 68 वैल्यूज़ जो है वो इसके बाद आ रही है, तो ये 7th पे चली गई। सिमिलरली ये 8 पे चली गई और ये वाली वैल्यूज़ 9 पर आ गई। 74 के बाद 75 9 पर आ गई। अब इसके बाद अगर मैं 10 की तरफ जाऊं तो 75 के बाद जो लीस्ट वैल्यू बन रही है ओवरऑल वो है 79, जो कि 2 टाइम आ रही है। तो 9th के बाद 10th और ये 11th, यानी 10 + 11 डिवाइड बाय 2 किया तो 10.5 आया। तो मैंने 10.5 यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि 10.5 इस जगह पर 10th है और यहाँ पर 10.5 जो है वो 11th है। अब मुझे 12 रैंक तलाश करना है।
तो 79 के बाद अगर मैं देखूं तो 87 हमारे पास लीस्ट वैल्यूज़ बन रही है, 7 भी 2 टाइम है, तो 87 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब रैंक 11 से स्टार्ट करना था, तो ये हो गया 11 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यूज़ आई 12.5, तो 12.5 मैंने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा, तो ये हो गया 11th, ये हो गई 12, राइट, सॉरी 12 एंड 13, इस तरह की वैल्यूज़ आ गई। अब वैल्यूज़ बच गई 87 के बाद 89, तो हमने इसको दे दिया 40। तो इस तरह से तमाम वैल्यूज़ रैंक के मुताबिक यहाँ पर लिखी जा चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अगर रैंक को आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो N1 जो कि मैं A के सम को कह रहा हूँ, काउंट को कह रहा हूँ, और B जो है वो N2 होगा जो काउंट है इनका, तो 12 एंड 2 14 हो गया, तो लास्ट रैंक भी हमारे पास 14 वैल्यूज़ आ रही है, इसका मतलब है कि रैंक ठीक निकला है। अब मैं B के रैंक का सम निकालूंगा जो कि 32.5 आ रहा है, और इसी तरह B के रैंक में जितनी वैल्यूज़ हैं उनका सम आ रहा है 51.5, तो ये यहाँ पर रैंक लिख दिया, तो रैंक का भी सम आ गया, N1 एंड N2 पे आ गए और भी हो गई, तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे ताकि हम सोल्यूशन की तरफ जा सकें। तो रैंक वैल्यू सारी चीज़ें हमने निकाल ली, अब हमें स्टार्ट करना है Z की वैल्यू, तो Z वैल्यूज़ हमें उसी वक्त पता चलेगी जब तमाम वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी, यानी मुझे मीन वैल्यूज़ भी चाहिए और इसी तरह से U की वैल्यूज़ भी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो हमें एक एक करके ये तमाम वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम U से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस U से स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू पिक द मार्कर ग्रीन वन, राइट, U से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं यहाँ पे। तो अब U को अगर आप बगौर देखें तो U के दो फार्मूलाज हैं, ठीक है। अगर आपके पास N1 की वैल्यू, ठीक है, अगर आपके पास N1 की वैल्यू लेस देन होती है N2 से, और N1 और N2 क्या है, अभी मैंने बताया कि जो हमारे पास A सब्जेक्ट थे उनका काउंट N1 है और B सब्जेक्ट के जो काउंट है वह N2 है, तो N1 अगर लेस देन N2 है तो हम इस U के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और अगर N1 इज़ ग्रेटर देन N2 इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हमारा N1 जो है वो लेस देन N2 है, तो हम इसे प्रेफर कर रहे हैं। तो U1 फाइंड करने का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास है N1 प्लस N2 प्लस N1 प्लस N1 प्लस N मल्टीप्लाई बाय N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस R1, ठीक है। वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, तो N1 मल्टीप्लाई बाय N2 प्लस इन ब्रैकेट N1 मल्टीप्लाई बाय N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस R1, ठीक है। R1 का मतलब ये है कि जो आपके पास R1 रेंज यानी जो A आपके पास फर्स्ट सब्जेक्ट था, इनके रैंक का जो सम आ रहा था जो अभी हमने एक्सेल में देखा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 32.5, राइट। वैल्यूज लिखते हैं, तो अगर मैं लिखूं 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस, अगर हम इससे करें तो मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 माइनस, और इसकी जगह आ जाएगा 32.5। सो अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट चलूँ तो ये हो जाएगा 14 प्लस 21 माइनस 32.5, एंड एट लास्ट जो हमारी वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है 2.5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास U की वैल्यू बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, ठीक है। लास्ट में हम वेरीफाई भी कर लेंगे वैल्यू को, U की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें मीन मालूम करना है। मीन का अगर आप फॉर्मूला देखें तो N1 मल्टीप्लाई बाय N2 डिवाइड बाई 2, राइट। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर मीन को M से रिप्रेजेंट करता हूँ तो N1 है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय N2 है 8 डिवाइड बाई होल 2, तो ये हो गया हमारा 48 डिवाइड बाई 2, एंड दैट इज नथिंग बट 24 इज द मीन वैल्यू, राइट। मीन भी आ गया हमारे पास, ओके जी। यू निकाल लिया हमने, मीन निकाल, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। ये सेम वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला है वो कहता है N1 मल्टीप्लाई बाय N2 मल्टीप्लाई बाय N1 प्लस N2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 12, राइट। तो इसके लिए हमारे पास जो N1 वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, डॉट 6 प्लस 8 यानी N1 प्लस N2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 12। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट चलूँ तो ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय, और अंदर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 15 होल डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 720 डिवाइड बाय 12
दैट इज इक्वल टू 60 और 60 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो दैट इज 1.75 दैट विल बी द SD. हियर वी गो, सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, मीन, यू, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन. अब लास्ट में हमें चलना है z की तरफ. तो z का फॉर्मूला है एब्सोलूट वैल्यू u माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. तो अगर मैं यहाँ पर z लिखूँ तो z ये कैलकुलेटेड मालूम कर रहा हूँ, तो एब्सोलूट वैल्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है. जो भी नेगेटिव आएगी हम उसको पॉजिटिव कर देंगे. तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है u की वो है 2.5. तो मैंने लिखा 2.5 माइनस 24 that is will be the mean divide by standard deviation that is 7.75. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21.5 डिवाइड बाय 7.75 and that is nothing but 2.77. so that is the z calculation value. अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दिया हुआ है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास जो टैबुलेटेड की है वो साथ ही साथ लिखी हुई है 0.05. इसका मतलब है 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि बराबर होता है 1.96 के. तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं, अपने टैबुलेटेड वैल्यूज़ को कंपेयर करूं, तो 1.96 इज लेस देन 2.77 विच मीन बेस्ड ऑन दिस वैल्यू H naught is rejected. जो भी हमारा null hypothesis है that will be rejected. Voila. इस तरह से हमने देखा कि विल्कॉक्सन रैंक सम क्या है, किस तरह से उसकी डेफिनेशन लिखी जाती है या अंडरस्टैंड की जाती है, किस तरह से ये डिफ़र करता है अपने आप को विल्कॉक्सन रैंक सम से, विल्कॉक्सन सिंपल टेस्ट से जो हमने प्रीवियस एग्जाम. इसके प्रॉब्लम को किस तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं. एक्सेल पे इसे सॉल्व करवाने का मकसद ये था कि हम ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें उन स्टेप्स को जो हमें डायरेक्टली यहाँ लिखना होता तो वो कैलकुलेटेड थोड़ा सा मुश्किल तरीके से होता. यही वजह मैंने वो स्टेप्स यहाँ पर करके दिखाया ताकि आपको क्लियरली समझ में आए. फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें. कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ. स्लाइड्स, कोड या इसी तरह से जब मैं एक्सेल पे काम कर रहा होता हूँ, ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं फ्री. आप मेरे ब्लॉग पर fahadhusaincs.blogspot.com पर आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके इन तमाम चीज़ों को अपनी मशीन पे भी यूज़ कर सकते हैं. तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपकमिंग डेज़ पर हम बहुत सारी अहम चीज़ों को जानने वाले हैं जो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. सी यू देयर.